नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के रियल न्यूज एंड एनालिसिस में हमारी अपनी पाठशाला पर। जल्दी से सभी साथियों के साथ चैनल को साझा कर दीजिए। 2024 में हुए लोकसभा और उस लोकसभा के साथ साथ दो अन्य विधानसभाओं के जो चुनाव परिणाम आए, जिनमें से एक उड़ीसा और एक आंध्रा। मेरे प्यारे साथियों, आपको यह याद होगा कि लोकसभा के लिए 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव था। इनके साथ साथ 4 विधानसभाओं के चुनाव भी हुए थे, अरुणाचल, सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। सिक्किम और अरुणाचल के रिजल्ट 2 तारीख को ही आ गए थे। इसके बाद आज कल यानी कल 4 तारीख के दिन जब लोकसभा के रिजल्ट्स आए, उस समय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव आए, रिजल्ट्स आए। तो हमने कल जब अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन किया था, तो उसमें हमने प्रॉपर डिस्कशन जो था वो लोकसभा के चुनावों का किया था, विधानसभा के बच गए थे। हम आज विधानसभा के चुनावों का डिस्कशन कर रहे हैं, उड़ीसा का और आंध्रा का। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आंध्रा के केस में स्पेशल स्टेटस सुर्खियों में क्यों आ गया है, क्यों आनंद ले रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के लोग बाग कि बताओ भाई एनडीए से क्या अब स्पेशल स्टेटस मांग लोगे क्या। तो ये स्पेशल स्टेटस क्या होता है, क्यों स्पेशल स्टेटस के कारण सुर्खियों में आ गया है आंध्र प्रदेश। आज का सेशन इसीलिए खास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, एनडीए सरकार फिर से तीसरी बार शासन में आ रही है। कल उन्होंने बहुमत का आंकड़ा छू लिया। 272 नंबर चाहिए थे, उससे भी 20 अधिक सीटें प्राप्त करके इलेक्शन रिजल्ट्स को अपने समर्थन में ले आए। कल के परिणाम सबको खुश करने वाले थे। जहां एक और एनडीए 60-62 साल बाद ऐसी कोई सरकार बन रही है जो तीसरी बार कॉन्जिक्यूटिव तरीके से चुनाव जीत रही है, वहीं दूसरी तरफ सभी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए भी काफी अच्छा दिन था, क्योंकि इंडिया अलायंस इस बात से खुश था क्योंकि सभी पार्टीज ने बहुत अच्छे से यूनाइटेड रहकर अंतिम समय तक चुनाव लड़ा और फिर चुनाव के जो परिणाम भी निकले वो भी बहुत हद तक परिणाम सरकार बनाने के नजदीक थे। यानी कि इंडिया अलायंस इस स्थिति तक भी है कि जो उनके नंबर हैं, अगर उसमें 40-50 विधान सांसदों का और एडिशन और इजाफा हो जाता है तो ये लोग सरकार बनाने के लिए भी दावा पेश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें भी खुशी रही, इलेक्शन कमीशन को भी खुशी रही, क्योंकि लगभग 65 करोड़ मतदाताओं से उन्होंने चुनाव कंप्लीट करवा लिया। खुशी ईवीएम के साथ दाग लगने पर भी मतलब हुई कि कोई भी ईवीएम पर किसी प्रकार का आरोप नहीं आया। तो इलेक्शन कमीशन भी खुश रहा, हर पार्टी अपने अपने तरीके से खुश रही। जिन्होंने तीसरी बार सरकार बनाई वो सरकार में आने पर खुश थे, जो सरकार नहीं बना पाए वो लोग इसलिए खुश थे कि हमने अपने आंकड़े सुधार लिए। इलेक्शन कमीशन इसलिए खुश था कि भाई कुल मिलाकर हम पर कोई दाग नहीं लगा, इलेक्शन कमीशन ईवीएम को बेदाग पाते हुए आगे निकल गया। तमाम प्रकार से कल के परिणाम सबको सुकून देने वाले थे। इन्हीं में 2 राज्यों के चुनाव परिणाम भी डिस्कस होना रह गए और वो थे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। साथियों, चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले चर्चा होती है उड़ीसा की। तो उड़ीसा के अंदर लोकसभा रिजल्ट्स के साथ साथ विधानसभा के रिजल्ट्स भी आए। विधानसभा बोले तो वहां के मुख्यमंत्री के लिए जो वहां के विधायक हैं उनका भी निर्वाचन कल के दिन हुआ था, यानी उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो नवीन पटनायक जिस राज्य में लगातार 24 साल से मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पहली बार अपना मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ रहा है, क्योंकि उड़ीसा के अंदर बीजेपी एक प्रमुख दल बनकर निकली है और यह प्रमुख दल आने वाले समय पे अपना मुख्यमंत्री घोषित करेगी। इसी प्रकार से एक और कोस्टल स्टेट जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू जो कि एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं, ये चौथी बार सीएम बनने जा रहे हैं। इन्होंने फिर से एक जबरदस्त नंबर प्राप्त किया और अपने आप में सुर्खी बना ले गए। सुर्खियों के साथ साथ इनके पास जो सीटें प्राप्त हुई हैं लोकसभा के लिए वो भी बहुत ही अच्छे नंबर में प्राप्त हुई हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में इनका अलायंस कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है साहब, तो चंद्रबाबू नायडू के जैसे ही सीएम बनने की बात आई, जो कि एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं, चंद्रबाबू नायडू के साथ एक बड़ा सवाल जुड़कर आया और वो ये है कि क्या चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस मिल पाएगा। कौन सा स्पेशल स्टेटस की यहां जिक्र हो रही है, तो आंध्र प्रदेश जब से टूटा है 2 भागों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, वर्ष 2014 से ही आंध्र प्रदेश के लिए एक स्पेशल स्टेटस की डिमांड की जा रही है। निरंतर चंद्रबाबू नायडू के द्वारा केंद्र सरकार से, चंद्रबाबू नायडू जब सरकार में नहीं थे तब जगन मोहन रेड्डी की जो सरकार थी, जगनन्ना के द्वारा भी केंद्र सरकार से
आंध्रा के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की जाती रही है, लेकिन अभी तक वो स्टेटस प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि अभी इसकी उम्मीदें जगाई जा रही हैं, क्योंकि एनडीए में चंद्रबाबू नायडू की अब महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि बीजेपी 272 का आंकड़ा पार करने में सक्षम नहीं हुई। अर्थात बिना टीडीपी और जेडीयू के, बिना इन दो के सरकार की तरफ बढ़ पाना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। तो इनकी कौन सी मान्यताएं मांगी जाएंगी या कौन सी बातें मान ली जाएंगी, उनमें से स्पेशल स्टेटस सबसे ऊपर चल रहा है। उम्मीद है कि आप लोग अब स्पेशल स्टेटस के लिए क्यूरियस होंगे कि क्या है ये स्पेशल स्टेटस। थोड़ा सा और डिटेल में पहले स्थिति को समझते हैं। देखिए, अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दिखाई पड़ते हैं। आंध्रा और तेलंगाना वर्ष 2014 में टूटकर दो अलग राज्य बन गए। आंध्र प्रदेश तट के नजदीक आ गया और तेलंगाना लैंडलॉक हो गया। साथियों, इन दोनों में जब एका हुआ करता था, यानी दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे, तो इनकी राजधानी हुआ करती थी हैदराबाद। साथियों, जिस प्रकार से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती है अपने साइबर हब के लिए, साइबर सिटी के लिए, इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी की कंपनी के लिए, ऐसे ही आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद भी काफी ज्यादा डेवलप्ड सिटी के रूप में कंसीडर की जाती रही है। डेवलप्ड सिटी में जैसे ही ये विभाजन हुआ तेलंगाना और आंध्रा का, तो हैदराबाद चला गया तेलंगाना में और वो तेलंगाना की राजधानी बन गया। आंध्रा जो कि पूरा राज्य अब एक तरह से बिना हैदराबाद के था, तो उसे अब एक कैपिटल लायक सिटी डेवलप करनी थी। इसके लिए चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को अपनी नई कैपिटल घोषित किया। अमरावती नई कैपिटल बनाना, उसे उसी स्तर तक पहुंचाना जैसे पहले कभी हैदराबाद हुआ करता था, उतना ही विकसित करना ताकि भविष्य में लोग वहां आकर निवेश कर सकें, नई कंपनीज वहां पर इन्वेस्टमेंट करके फ्लरिश करें। ऐसी स्थिति में अमरावती के लिए एक ग्रांड पैकेज की घोषणा की अपेक्षा हमेशा से रही। तो नया बना हुआ ये राज्य आंध्रा नाम पुराना है, लेकिन टूटने के बाद संसाधनों का अभाव है। ऐसी स्थिति में आंध्रा अपने लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड करता रहा है। ऐसा स्टेटस जिसमें केंद्र सरकार आंध्र के प्रति अनुदान ज्यादा दे और ऋण कम दे। ये क्या होता है और थोड़ा आगे लेकर समझेंगे। थोड़ा सा एक बार सीटों की समीकरण समझ लेते हैं। जहां तक बात आती है उड़ीसा की, उड़ीसा के अंदर 147 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी 78 सीटें पाकर सबसे प्रमुख दल बनकर बाहर निकली है और बीजेडी यानी बीजू जनता दल 51 सीटों के साथ में दूसरे नंबर पर निकलकर आया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर अपनी तरफ से ट्वीट करते हुए उड़ीसा वासियों को अपना कमिटमेंट दोहराते हुए कहा है कि हमने जो वादे किए थे वो पूरे करेंगे। इसी प्रकार से 175 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए आंध्रा में चुनाव था, जिसमें से टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी 135 सीटें जीतकर एकदम एक तरफा करते हुए चुनाव जीत गई है। यहां पर टीडीपी के साथ में जनसेना पार्टी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी, ये तीन पार्टियां एक साथ कोएलिशन में चुनाव लड़ रही थी। यहां पर ये पवन कल्याण की पार्टी 21 सीट और बीजेपी 8 सीट जीतने में कामयाब हुई। यानी आंध्रा के अंदर एक प्रकार से 175 में से 3, 2, 5, 56 और 8, 14 लगभग 164 सीटों के आसपास, 175 में से बस 11 सीटें रह गई, तो 164 सीटें इस समय सरकार के पास हैं। अपोजिशन बहुत ही नॉमिनल नंबर में रहकर सिमट गया है। ऐसी स्थिति में अब तेलुगु देशम पार्टी का स्टेटस आंध्रा में बहुत मजबूत हुआ है। मजबूत होने के साथ एक और पक्ष है जो यहां पर चर्चा में आ रहा है, और वो क्या है? तमिलनाडु के, आंध्रा के अंदर कुल मिलाकर 25 सीटें आती हैं लोकसभा के लिए। उन लोकसभा की 25 सीटों में से 16 सीटें तेलुगु देशम पार्टी प्राप्त करने में कामयाब हुई है। एनडीए के अंदर टीडीपी एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल है। ऐसी स्थिति में यदि ये 16 सीटें वो अपने समर्थन से वापस ले लेता है, तो एक बार में तो सरकार नहीं घटेगी, क्योंकि 292 इस समय का टैली बता रहा है एनडीए के पास। 272 सीटें चाहिए जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए। 20 नंबर अभी भी बहुमत से अधिक है एनडीए के पास, लेकिन अगर ये 16 सीटें यहां से निकल जाएं तो ये नंबर बहुत कम रह जाएगा, यानी कि 4 ही केवल 272 से ऊपर रह जाएगा। ऐसी में जेडीयू के पास, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है,
उनके पास में बहुत बड़ा अवसर होगा कि वो अब बार्गेनिंग कर पाए। उनके पास 12-13 के आसपास लोकसभा के सांसद बनकर आए हैं। ऐसी स्थिति में एनडीए सरकार गिर सकती है और एनडीए सरकार का गिर जाना यह अपने आप में केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है। इसी कारण से ये साथ साथ जुटे रहें, यानी टीडीपी लगातार सरकार में बनी रहे, ये एनडीए सरकार की प्राथमिकता हो सकती है। इसी कारण से अगर ये 272 प्लस 16 बनकर रहते हैं, या फिर ये मानकर चलिए कि इनके पूरे नंबर में से 292 में से अगर नीतीश कुमार एक बार के लिए पलटी मार भी जाते हैं, तो भी टीडीपी के साथ बने रहने पर एनडीए के घटक दल 280 नंबर के आसपास रह पाएंगे और सरकार चला लेंगे। अर्थात यह समझिए कि इस समय आंध्रा के पास अपनी बात मनवाने के लिए, स्पेशल स्टेटस के लिए एक बहुत बड़ा मतलब समझिए अवसर है। अब देखना होगा कि ये इस अवसर को किस तरह से कैश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रधानमंत्री ने अपने विजयी भाषण में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के दोनों लोगों का नाम जिक्र में लिया था। बात सबसे पहले उड़ीसा की करें तो उड़ीसा में नवीन पटनायक, जो कि लगातार 24 साल से मुख्यमंत्री थे, वो इस बार अपने पद से हटे हैं। 147 सीटों पर 4 चरणों के अंदर जब वोट डाले गए तो जबरदस्त तरीके से मतदान हुआ और यहां पर मतलब मतदान जो है वो 74.44% मतदान दर्ज किया गया। बीजेडी की तरफ से नवीन पटनायक मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन जब इनका चुनाव चल रहा था तो इनके ही एक पर्सनल सलाहकार कह लीजिए, जो कि आईएएस के पद से इस्तीफा देकर साथ घूम रहे थे, पांडियन करके, उनका जिक्र बहुत होने लगा था। अगर आपको ध्यान हो तो पांडियन का एक वीडियो हमने ट्विटर पर भी डाला था, जिसमें वो नवीन पटनायक जी के हाथ को रोककर नीचे रख रहे हैं। इस वजह से उड़ीसा वालों के बीच में एक मैसेज गया और वो मैसेज ये था कि नवीन पटनायक स्वस्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में पांडियन नवीन पटनायक को चेहरा बनाकर सरकार चला रहे हैं। इस बात को बीजेपी ने भी चुनाव में काफी भुनाया और कहा कि साहब ये लोग उंगली पकड़कर शासन करवा रहे हैं। चूंकि पांडियन आउटसाइडर हैं, तमिलनाडु से हैं, तो बोले एक तमिल बंधु उड़ीसा के लोगों पर शासन कर रहा है। ऐसी स्थिति में बाहरी और आंतरिक का मुद्दा उड़ीसा में काफी सुर्खियों में रहा और नवीन बाबू की सेहत का हवाला देकर बीजेपी ने, क्योंकि उनका हाथ बुढ़ापे के चलते जैसे धूसता है ना, ऐसे हाथ हिल रहा था, तो ऐसी स्थिति में उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया चुनावों के अंदर लोगों ने कि देखिए नवीन बाबू तो स्वस्थ नहीं है, उनके बिहाफ पर कोई और व्यक्ति शासन चला रहा है, अब उन्हें आराम देने की जरूरत है। और इस तरह का जब प्रचार प्रसार रहा तो फिर उड़ीसा के अंदर सरकार बनाने के अंदर बीजेपी को बहुमत मिला और बीजेपी यहां पर मुख्य पार्टी बनकर निकलकर आई। ठीक है साहब, शुरुआत में हालांकि बीजेपी और बीजेडी दोनों एक दूसरे के नेचुरल अलाय थे, यानी कि शुरुआत 2000 से अगर मानी जाए, नवीन पटनायक जब से सीएम है, ये दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ साथ ही चुनाव में लग रही थी, दोनों सहयोगी दल के रूप में आगे बढ़ते रहे। लेकिन जैसे जैसे दोनों पार्टी ने अपना अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू किया, तब ये लोग एक दूसरे के अलग अलग होकर चुनाव लड़ने लगे। धीरे धीरे लड़ते लड़ते 24 साल में बीजेपी आज यहां पर पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकली है और अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हुई है। 2009 में इन लोगों का गठबंधन टूटा था, उसके बाद से फिर ये लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते आ रहे हैं। उड़ीसा के प्रमुख मुद्दों में सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दों की चर्चा रही। बीजेपी की तरफ से फ्री बिजली का यहां पर वादा किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा खुद यहां पर 10 से अधिक रैलियां की गई और ऐसी स्थिति में अब माना जा रहा है कि यहां पर अब नवीन बाबू तो हट जाएंगे और कोई नया व्यक्ति यहां पर शपथ लेगा। तो ये तो रहा उड़ीसा के बारे में कहानी। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अब तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में चंद्रबाबू नायडू और इनकी राजनीति ये बहुत ज्यादा अब इस समय सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि जहां तमिलनाडु के अंदर तेलुगु देशम पार्टी 175 सीटों में 135 सीटें प्राप्त करने में कामयाब हुई है, उसके पीछे की कहानी क्या है? तो उसके पीछे की कहानी यह है कि चंद्रबाबू नायडू का जो विरोध था वो चल रहा था जगन अन्ना से, जगन मोहन रेड्डी। इनकी भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। मतलब आंध्रा में जब ये सरकार बना के लाए थे, इनके द्वारा कई प्रकार की योजनाएं अपने नाम से, अपने पिताजी के नाम से चलाई गई थी। जगन अन्ना काफी कुछ बढ़िया कर रहे थे, लेकिन पिछले साल इनके निर्देशन में इनके राज्य की सीबीआई, ईडी ने, सीआईडी ने, सीबीआई केंद्र सरकार की है, सीबीआई नहीं, इनकी अपनी सीआईडी ने एक मामले में घोटाले का आरोप लगाते हुए चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया। अपोजिशन के नेता को पिछले साल गिरफ्तार कर लिया और ये 2 महीने तक जेल में रहे। इसके बाद जगन अन्ना, जो कि बहुत अच्छे से आंध्रा के लोगों की पसंद बने हुए थे, वो अचानक इन्हें जेल में डालने पर इमोशनली
जनता से खफा हो गए, यानी कि लोग इनके खिलाफ हो गए और कहा कि ये आपने ठीक नहीं किया। बस उस दिन से इनके दिन पलट गए। पूरी राजनीति में चंद्रबाबू नायडू एकदम जो हाशिए पर चल रहे थे वो केंद्र में आ गए। वहीं दूसरी ओर एक फिल्म कलाकार पवन, जिनका नाम है, इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनसेना पार्टी, जेएसपी। और ये जो पार्टी है पवन कल्याण की, ये भी चंद्रबाबू नायडू के साथ मिल गई और इन्होंने मिलकर के यहां पर चुनाव लड़ा। ये दोनों पार्टी एक हुई और एनडीए के प्रमुख घटक दल के रूप में निकल कर आई और मिलकर के यहां पर चुनाव लड़ा। 25 सीटों में से यहां पर चुनाव हुआ और ये सब चीजें जो है ना, मतलब 25 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 175 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। विधानसभा में जो वोटिंग हुई वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। यहां पर मतदाताओं ने 80.66% मत दिया और चंद्रबाबू नायडू को सीएम के लिए निर्वाचित कर लिया। ठीक है साहब, तो ये रहा पार्टी का सारा की सारा स्टैटिक्स जो मैंने आपके सामने रख दिया। जनसेना पार्टी, पवन कल्याण जो फिल्म अभिनेता हैं, उनकी पार्टी 21 सीटें जीतने में यहां पर कामयाब हुई। ये सारी चीजें हो गई, सब चलता रहा राजनीति के अंदर, ये सब चीजें उठापटक चलती रहती हैं। लेकिन अब बारी आती है यहां से आगे, और वो बारी क्या आती है? बारी ये है कि अब भविष्य क्या है। क्योंकि एनडीए में जहां एक और तमिलनाडु के, ये आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु देशम पार्टी के नेता, टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू एक तरफ सीएम की पद की शपथ लेने वाले हैं। सीएम पद की शपथ लेने का अर्थ है कि वो आंध्र प्रदेश के लिए ही कार्य करना चाहते हैं, वो केंद्र की राजनीति की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो अपने राज्य के लिए एनडीए से क्या मांग सकते हैं? उसमें सबसे ज्यादा जिक्र आता है और वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कांग्रेस आंध्रा में चुनाव प्रचार में थी तब यहां पर वादा किया गया था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम आप लोगों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिलाएंगे। अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जिसकी चंद्रबाबू नायडू बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे, उसकी कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो स्पेशल स्टेटस दिलाएंगे। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री ने इनको अपनी तरफ से बधाई दी, चंद्रबाबू नायडू ने उस पर प्रतिक्रिया दी, तो जयराम रमेश जी ने उन दोनों के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए ऊपर से लिखा कि बताइए क्या अब नेगोशिएट करोगे क्या स्पेशल स्टेटस के लिए? जानने का प्रयास किया, एक तरह से इन्हें पिंच करने का प्रयास किया कि बताइए क्या चाहते हो आप। इसका मतलब यह हुआ कि अब स्पेशल स्टेटस बहुत ज्यादा आने वाले समयों में सुर्खी में रहने वाला है। अब सवाल यह है कि साहब ये स्पेशल स्टेटस होता क्या है? असल मायने में भारत में सभी राज्य एक जैसी टोपोग्राफी नहीं रखते, एक जैसा क्षेत्र नहीं रखते। जैसे भारत के उत्तर भारत के अधिकांश राज्य जो कि तल में बसे हुए हैं, जहां पर आसानी से नदी का पानी है, बढ़िया उपजाऊ भूमि है, फसलें अच्छे से होती हैं, संसाधन बढ़िया में उपलब्ध हैं, वहां पर विकास स्वतः ही होने लगता है। उदाहरण के लिए यदि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों को अगर देखोगे तो ये एकदम बिल्कुल प्लेनर एरिया हैं जहां पर प्राकृतिक संसाधन अथवा पानी प्रचुर मात्रा में है और ये सभी लोग अपनी तरफ से, जहां राजस्थान में पानी की कमी है लेकिन वो खनिजों का अजायब घर है, तो ऐसी स्थिति में ये सब लोग सेल्फ सर्वाइवल मोड में चलते रहते हैं। लेकिन कुछ पहाड़ी राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्य जम्मू कश्मीर, ये सब वो राज्य हैं जहां पर आए दिन प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। पहाड़ों में होने के कारण पहले तो उपजाऊ भूमि का अभाव रहता है, और बारिश के समय पर बादल का फटना, लैंडस्लाइड का हो जाना, भूकंप का हो जाना, तमाम प्रकार की अड़चनें रहती हैं। ऐसी स्थिति में वहां रह रहे लोगों के लिए संसाधनों का होना बहुत मुश्किल होता है। संसाधनों के अभाव में बड़ी सारी कंपनियां भी वहां पर निवेश करने नहीं पहुंचती। राज्य अक्सर खस्ते हाल में रहते हैं। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से केंद्र सरकार कुछ प्रावधान रखती है। भारत की शुरुआती पंचवर्षीय योजनाओं में यह प्लान किया गया कि ऐसे राज्य जो खुद से अपने आप के अंदर डेवलप नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जा नहीं रहा है निवेश करने, ऐसे राज्यों के लिए केंद्र द्वारा एक विशेष प्रावधान किया गया जिसे विशेष राज्य दर्जा के अंदर डाला गया। हालांकि इसकी शुरुआत पंचवर्षीय योजनाओं में दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से होने लगी। उसके अंदर धीरे धीरे चलते चलते राष्ट्र में 1969 के अंदर 5वें वित्त आयोग ने गाडगिल फॉर्मूले के माध्यम से केवल 3 राज्यों को विशेष दर्जा दिया, जिनमें असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को रखा। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि स्पेशल स्टेटस शुरुआती रूप से कोई संवैधानिक प्रोविजन नहीं था। देश की तीसरी पंचवर्षीय योजना में पहुंचते हुए और फिर उसके बाद में 66 से लेकर 69 के बीच में केंद्र के पास राज्यों को अनुदान देने का कोई फैसला, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं था। तो ऐसी स्थिति में योजनाओं के माध्यम से पैसा देने का निर्णय किया गया।
उसको गाडगिल फॉर्मूले के नाम से मतलब लाया गया। अब उसमें हुआ क्या, धीरे धीरे राज्य उसमें जुड़ते चले गए कि साहब इन 3 ही राज्यों को शुरुआत में आपने दिया, बाकियों को क्यों नहीं दे रहे? बोले बाकियों को भी समय आने पर देंगे। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे 11 राज्यों को और विशेष स्टेटस दे दिया गया। अगर ध्यान से देखें तो ये सभी वो राज्य हैं जो कि हिमालयन स्टेट हैं। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सभी राज्य वो राज्य हैं जहां पर प्रमुखता से डिफिकल्ट टोपोग्राफी है, यानी वो क्षेत्र जहां पर किसी प्रकार का कोई भी संसाधन जुटने में दिक्कत हो सकती है। ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा इन्हें विशेष सुविधाएं स्पेशल स्टेटस के नाम पर देना शुरू हुआ। 2013 में बिहार ने भी स्पेशल स्टेटस की डिमांड करी, हालांकि उसे अभी तक नहीं दिया गया। ऐसा क्या दे देते हो स्पेशल स्टेटस में? एक लाइन में यह समझिए, जो मैंने शुरुआत में कहा था, इन्हें अनुदान ज्यादा मिलता है, कर्ज कम मिलता है। इसका मतलब समझिए, केंद्र द्वारा अगर आपको पैसे की जरूरत हुई, ऐसे समझते हैं, अगर मान लीजिए आज कोई भी राज्य सरकार अपने स्तर पर यह डिमांड करती है कि मुझे इतना पैसा मेरे राज्य के विकास के लिए चाहिए केंद्र से। मान लीजिए कि आज आसाम सरकार केंद्र से डिमांड करती है कि सर मुझे 1 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र अगर देता है तो उसमें से जो ग्रांट है, यानी कि देकर भूल जाने वाली बात, दोबारा केंद्र वापस राज्यों से ना मांगे, वो हिस्सा ज्यादा होता है। और जो कर्ज का हिस्सा है, यानी कि जो आपको चुकाना है, वो बहुत कम होता है। यानी एक प्रकार से किसी राज्य को केंद्र से मिलने वाला जो धन है वो बढ़ जाता है और रिटर्न में देने वाला जो धन है वो घट जाता है। इसी कारण से हर राज्य चाहता है कि अगर हम पिछड़े हुए हैं तो हमें स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए। ठीक है, इसी स्पेशल स्टेटस की मांग निरंतर आंध्र प्रदेश कर रहा है। इस तरह से समझिए कि सामान्यतया ऐसा होता है स्पेशल स्टेटस राज्यों में कि 90% अनुदान ग्रांट के रूप में दिया जाए, यानी 90% धन केंद्र द्वारा राज्य को स्पेशल स्टेटस राज्य में बस यूं ही दे दिया जाता है कि वापस मत देना। मान लो आपको 1 लाख रुपए की जरूरत थी, 90,000 तो रिटर्न भी नहीं करने, मात्र 10,000 रिटर्न करने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गजब तरीके से स्पेशल स्टेटस का अर्थ होता है। बाकी राज्यों में क्या होता है? बाकी राज्यों में अगर 100 रुपए की जरूरत पड़ती है केंद्र से आपको, तो 70 रुपया कर्जे के रूप में मिलता है, 30 रुपया ही ग्रांट के रूप में मिलता है। तो आप में से कोई भी अगर किसी राज्य की गणित को समझता है तो वो यही चाहेगा कि उसे स्पेशल स्टेटस मिल जाए ताकि केंद्र से पैसा मिले और उसको चुकाना ना पड़े। तो सोचिए, उसको केवल खर्च करना है और खर्च करना है और राज्य का विकास करना है। और अगर कोई सरकार राज्य में खूब सारा पैसा खर्च करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो वैसे ही उसका एकदम इकबाल बुलंद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के केस में यही सबसे बड़ी डिमांड है। अब सवाल यह है कि आंध्र प्रदेश क्यों नहीं स्पेशल स्टेटस पा रहा? जैसा एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि स्पेशल स्टेटस उन्हीं राज्यों को दिया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। आंध्र प्रदेश एक तटवर्ती राज्य है जिसने बहुत लंबे समय तक भारत के मुख्य धारा में बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव राज्य के रूप में रोल प्ले किया है। जब यह संयुक्त रूप से रहा करता था 2014 तक, जब तेलंगाना और आंध्रा एक ही हुआ करते थे, तब एक प्रोग्रेसिव राज्य था। 2014 के बाद से हैदराबाद के चले जाने से, अमरावती की नई राजधानी के रूप में डेवलप होने पर डेवलपमेंटल कार्यों के लिए पैसा मांगना यह हर राज्य की जरूरत हो सकती है। लेकिन इसकी वजह से स्पेशल स्टेटस देना, स्पेशल स्टेटस की कंडीशन क्या है कि कोई बाहर की कंपनी आने में आपके यहां परेशानी फील करती हो? नहीं भाई, आप कोस्ट पर बैठे हो तो कंपनियां आसानी से आ जाएंगी। इसके अलावा आपके यहां पर ज्योति कृषि योग्य भूमि ना हो, खूब सारी कृषि योग्य भूमि है। यहां पर कोई भी व्यक्ति जो रह रहा है उसके पास रोजगार के अवसरों की कमी हो? नहीं, बढ़िया रोजगार के अवसर हैं। अमरावती, वाईजैग, काफी बढ़िया बढ़िया सिटीज इनके पास हैं और लोग अपने व्यापार में काफी उन्नत हैं। ऐसी स्थिति में स्पेशल स्टेटस की जो इनकी डिमांड है वो केवल हैदराबाद के नाम पर मांगी जाती है, उसके अलावा जो और कंडीशन है उन्हें ये फुलफिल नहीं करते। अब बड़ा सवाल है, अगर ये स्पेशल स्टेटस मांगते हैं तो दे ही क्यों नहीं देते? दे तो दें, लेकिन देने के बाद में अन्य राज्य भी उसी क्राइटेरिया पर स्पेशल स्टेटस के डिमांड करेंगे। अर्थात भारत की राजनीति में फिर एक नया भूचाल आ जाएगा। नया भूचाल, फिर बिहार अलग खड़ा हो जाएगा, नया आंदोलन छिड़ेगा कि हमें स्पेशल स्टेटस दो। पंजाब अलग खड़ा हो जाएगा, राजस्थान अलग खड़ा हो जाएगा। हर वो राज्य जिसके पास अलग अलग प्रकार की चुनौती हैं, जैसे राजस्थान के पास पानी एक बड़ा समस्या है, कृषि नहीं है, रोजगार के अवसर कम है। ऐसी स्थिति में ये खड़े हो जाएंगे कि सर हमें क्यों नहीं दे देते, सबसे बड़ा रेगिस्तान हमारे यहाँ है, हमें दे दीजिए। इस तरह से स्पेशल स्टेटस की एक राजनीतिकरण शुरू हो जाएगा। लेकिन देखना होगा केंद्र अपनी सरकार बचाने के लिए क्या करता है। फिलहाल के लिए तो अभी चर्चा इसी बात की है कि तमिलनाडु
बार बार मुझे तमिलनाडु निकल जा रहा है, टीडीपी की बात कर रहा हूं मैं, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की, जो कि पहले भी स्पेशल स्टेटस की डिमांड में एनडीए का साथ छोड़कर जा चुकी है, क्या वो वाकई में इस समय तक टिकी रहेगी? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला, जिस पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का कंप्लीट कोर्स पढ़ा हुआ है, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, जा करके हमारा कोर्स अगर पढ़ना चाहें तो उसे ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।